चलिए अब बात करते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ राहुल भुस्कुटे से। जानते हैं उनसे कि इस समय मार्केट में डीआईआई की जो अप्रोच है वो क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करें। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। एक शार्प करेक्शन मार्केट में, हालांकि शार्प इस कॉन्टेक्स्ट में कि शायद बहुत समय के बाद ऐसी करेक्शन आई है, वरना पहले तो हम काफ़ी ऐसी करेक्शन देखते थे। लेकिन इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर, और क्या आप कैश डिप्लॉय कर रहे हैं? श्योर। गुड आफ्टरनून आपको भी, अनुज जी, और आपके दर्शकों को भी। आपने बात चालू की मार्केट में जो डाउन साइड आया है, ड्रॉ डाउन आया है उससे। तो मैं ये कहूँगा कि ये ड्रॉ डाउन थोड़ा बहुत ज़रूरी भी था। मार्केट हैड टू टेक अ ब्रीदर, कहीं ना कहीं किसी पड़ाव पे एक रुकना भी था मार्केट ने। मई 2023 से जो रैली चालू हुई है वो ऑलमोस्ट 18 महीने की रैली रही है, 1.5 साल की रैली रही है। सो अब ये रैली जब चल रही थी तो कुछ नैरेटिव्स थे, कुछ मोमेंटम था, उसके भी ऊपर चल रही थी। रिटेल इन्वेस्टर्स काफी बड़ा इसमें योगदान था रैली में। एंड हो सकता है कि वो टाइम शायद उतना अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में प्रूफ नहीं मांगा जा रहा था कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में। अभी वो चेंज हो गया है बिकॉज अभी 18 महीने के बाद, और देखिए लास्ट ईयर फुल फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत पॉजिटिव था। ये साल पहले क्वार्टर में अर्निंग्स ग्रोथ डाउन हुआ, अभी वो सेकंड क्वार्टर में भी वही ट्रेंड दिख रहे हैं। काफी मिसेस है अर्निंग्स में, बीट्स बहुत कम है। तो अब मार्केट प्रूफ मांग रहा है कि जो ये एग्रेसिव वैल्यूएशंस पे रैली हुई थी लास्ट 18 महीने में, उसके लाइन में आप हमको अर्निंग्स दीजिए। और आप ये देखिए कि ये मार्केट में भी जहां पे 8-10% मार्केट गिरा है, वहां पे भी जो स्टॉक्स ने अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी दिखाई है, ऑर्डर बुक्स अच्छी दिखाई है, वो स्टॉक्स अभी भी चल रहे हैं। वो स्टॉक्स नीचे नहीं आए उतरे। तो मेरा ये मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी क्रिटिकल। एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर से बहुत क्लियर सिलेक्शन, एक सिलेक्टिव मोड में चले गया मार्केट। जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही है, वहां पे मार्केट स्टॉक्स को बहुत रूथलेसली और क्लिनिकली कट डाउन कर रहा है। उसके साथ आप अगर देखेंगे तो एफआईएस का फ्लो भी नहीं आया है। एफआईएस ने मार्केट में से पैसा निकाला है। इनफैक्ट लास्ट 3 साल से एफआईएस पैसा निकाले जा रहे हैं मार्केट से। उसके बावजूद डोमेस्टिक फ्लोज स्ट्रांग रहे हैं। अक्टूबर का डेटा भी फ्लोज का अच्छा रहा हुआ है अगर आप देखें तो। मार्केट के लिए एक अभी सपोर्ट का पैरामीटर यह है कि अभी भी 1 ईयर रिटर्न देखें निफ्टी पे, वो 20% के ऊपर है, मिड कैप पे 25% के ऊपर है। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर का 1 ईयर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जो हम लोग कहते हैं, वो अभी भी काफी सा पॉजिटिव है। तो पैनिक मोड में अभी भी शायद नहीं आना चाहिए। पर मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो 2-3 डेफिनेटली रिस्क फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए। एक तो जो यूएस इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप की विक्ट्री हुई है और जनवरी में वो फिर से आने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि उनका एक पॉलिसी रहेगा टैरिफ्स रेस करने का। उसके चलते जीडीपी ग्रोथ कम हो सकता है, एंड दैट कैन अफेक्ट इंडियन कंपनीज ऑल्सो। अपने कंपनी के अर्निंग्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। उससे डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ग्लोबली, बिकॉज टैरिफ्स के कारण क्या होता है कि हर आदमी दूसरे आदमी की चीज महंगी करता है अपने कंट्री में। नाउ इफ एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट, देन ऑल थिंग्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट्स भी, जो यील्ड्स है यूएस में और इंडिया में, जो नीचे आने की संभावना थी थोड़ी बहुत, वो भी कम होते जा रही है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैं डीएक्स, जो डॉलर जी। इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में तेजी बहुत आई है। और जब हम्म भी डॉलर इंडेक्स, आप 20-25 साल का डेटा देख लीजिए, जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, इमर्जिंग मार्केट हम्म फ्लोज निकले, और उसमें से इंडिया ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो आई वुड से राइट नाउ मार्केट हम्म में सिलेक्टिव होना चाहिए। जहां पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, और जहां पे हैं ग्लोबल बारिश के कारण, थोड़ा अनसर्टेनिटी के कारण रिस्क फैक्टर कम है, वो स्टॉक्स में और उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके। राहुल जी, बहुत अच्छे से समराइज़ किया आपने यहाँ पे। अब बात करते हैं एक एक करके, एक एक स्पेस की, सेक्टर की। पहले बात करते हैं पेंट्स की। विद इन एफएमसीजी अगर आप देखें, पहले हम इन कंपनी को, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स, आई थिंक आप शायद स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात ना करें, बट बड़ी हाई पी पे एंटरटेन करते थे बिकॉज ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी थी। कुछ ही कंपनियों के हाथ में बड़ा मार्केट शेयर था। दो चीज़ें हुई हैं, स्लो ग्रोथ, दूसरी बात बड़े और दूसरे प्लेयर्स का मार्केट में आना विद स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स एंड ऑलरेडी
उनकी बहुत अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थे मार्केट में। एशियन पेंट्स और पेंट स्पेस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? क्या फर्दर प्राइस डैमेज अभी पॉसिबल है यहाँ पर? श्योर। तो स्टॉक्स के बारे में तो इंडिविजुअली नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट मैं सेक्टर के बारे में डेफिनेटली कह सकता हूँ। ये सेक्टर क्लियरली डिपेंडेंट है रियल एस्टेट साइकिल पे और केपेक्स साइकिल पे। पेंट्स अल्टीमेटली यूज होते हैं घरों में और प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में। सो क्लियरली अगर ये दो टेलविड्स हैं रियल एस्टेट साइकिल के और केपेक्स के, और केपेक्स में गवर्नमेंट केपेक्स का अलग ट्रेंड है और प्राइवेट केपेक्स का ट्रेंड शायद अभी चालू हो रहा है। तो अगर वो दोनों सेक्टर्स की पॉजिटिविटी है तो थेरेटिकली पेंट्स में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए एज अ सेक्टर। बट इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स आ गए हैं। जहां पे पहले 3-4 बड़े प्लेयर हुआ करते थे, वहां पे अभी 7-8 दिग्गज प्लेयर आ गए हैं, बड़े प्लेयर आ गए हैं। और ये प्लेयर की एबिलिटी है कि बड़ा मार्केटिंग बजट रहेगा, बड़ा एडवर्टाइजिंग बजट रहेगा। दे कैन एक्चुअली, उनका एक स्टेइंग पावर है, सो दे कैन टू गेन मार्केट शेयर, दे कैन अफोर्ड to actually have lower margins, run with lower margins for a period of time. तो इसके चलते हमको लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी कॉल लेना डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन इसमें से विनर रहने वाला है अगले 3 साल में, 5 साल में, एक्सेट्रा। तो हमको ओवरऑल सेक्टर तो अच्छा लगता है, बट सेक्टर में स्टॉक पिकिंग डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज बहुत से नए एंट्रेंट्स आए, उनकी स्ट्रेटेजीज चल रही हैं अभी। तो जब ये थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि अच्छा ये पोटेंशियल विनर्स लगते हैं, देन यू कैन बैक दोज विनर्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक मोर और लेस आपका एक सेंस मुझे रियल एस्टेट पे भी मिल गया, मोर और लेस पेंट स्पेस पे मिल गया। अच्छा, बड़ा कमांडिंग पोजीशन में एक स्पेस जो अभी तक यहाँ पर बना हुआ है पोस्ट देयर क्वार्टरली अर्निंग्स, वो है आईटी। क्या इस वीक क्वार्टर में जहाँ जो आपने आईटी की अर्निंग्स देखी और यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, स्टेबल है, वहाँ रेट कट्स भी हो चुके हैं, फर्दर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हमारे को इस वीक लेग से बाहर आईटी ही निकालेगा? क्या आईटी पर आप एक वो अप्रोच कर सकते हैं कि बाय राइट एंड सेट टाइट फॉर एटलीस्ट 6 months? तो आई थिंक ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट हम लोग जो बोल रहे थे कि मार्केट का गिरा है एंड थोड़ा सहमा सा कॉन्टेक्स्ट है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, मार्केट का, उसमें आईटी क्लियर हमको ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। तो देखिए आईटी का काफी फॉल्स डाउन्स भी हुआ है इसके पहले, वो रीसेट्स जो बोल रहे थे वो फॉल्स रीसेट्स भी हुए हैं कि नहीं अभी आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, ऐसा हम लोग पिछले 6-7 सेक्टर से सुन रहे थे। आई थिंक लास्ट सेक्टर से वो टर्न अराउंड विजिबल है, राइट। लास्ट सेक्टर में आईटी सेक्टर की अर्निंग्स अच्छी थी लास्ट क्वार्टर में, और ये क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो आईटी की अर्निंग्स अच्छी रही हैं एज अ सेक्टर, एंड विद इन दैट मेनी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। आईटी के अनलाइक मेनी अदर सेक्टर्स, आईटी के क्लियर ड्राइवर्स दिख रहे हैं फॉर द सेक्टर टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। उसमें सबसे पहला तो यह है कि अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप, ही इज नोन टू बी कॉर्पोरेट फ्रेंडली, टैक्स कट फ्रेंडली फॉर कॉर्पोरेट्स। तो क्लियरली दैट मीन्स हायर अर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट्स इन द यूएस एंड हायर स्पेंडिंग कैपेसिटी। एंड जहां पे आईटी को काफी बार डिस्क्रिशनरी वगैरह माना जाता है आईटी स्पेंडिंग को, वहां पे अगर एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाए कॉर्पोरेट्स के हाथों में, एडिशनल स्पेंडिंग पावर आ जाए, इट्स गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव। दूसरा, इनकी अर्निंग्स डॉलर में रहती है। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी ऊपर चले गया है फ्रॉम 100 टू 10 टू 104 टू नाउ 106.78। एंड अगर आप इंटर करेंसी स्ट्रेटेजी से बात करो तो 110 की भी बात हो रही है। तो इनकी अर्निंग्स और मार्जिन्स उसके कारण भी ग्रो होंगी गोइंग फॉरवर्ड। तो हमको तो डेफिनेटली लगता है कि ये एक सेक्टर है जहां पे वन कैन क्लियरली बी फार मोर बुलिश देन मोस्ट ऑफ द अदर सेक्टर्स इन द इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस। ओके, राहुल जी, बैंकों पर क्या व्यू बन रहा है अब लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर? खास तौर से इस बार के अर्निंग्स सीजन में नंबर्स अच्छे थे, एक्सेप्ट एक इंडसइंड बैंक में हाउलर था, उसके अलावा नंबर्स अच्छे थे, और एक ऐसा सेक्टर है जहां एटलीस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी हो? आपने जो बातें कही वो काफी एकदम करेक्ट बातें हैं। सो ये हमेशा ये दिस इज द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया, बीएफएसआई, एंड उसमें ऑब्वियसली बैंक्स आर द बिगेस्ट वंस, द लार्ज प्राइवेट बैंक्स। तो जब भी मार्केट से पैसा निकलेगा, वेदर वो एफआईआईज का हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हो, बैंक स्टॉक्स डेफिनेटली बेचे जाएंगे, राइट। स्पेशली एफआईआईज में क्या करते हैं वो लोग, टिपिकली दे विल सेल काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन देयर
exiting a market. तो जब वो इंडिया में लास्ट 3 साल से निकले हैं और लास्ट 3 साल का आप एफआई फ्लो देखें, जीरो है. अगर आप उसमें प्राइमरी मार्केट का फ्लो निकाल लें, जो आईपीओ में पैसा आया हुआ है, तो एक्चुअली फ्लो नेगेटिव है. आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स की 3 साल कंसेक्यूटिवली कुछ पैसा नहीं आया नेट मार्केट में इंडियन. एंड आई थिंक दैट हैज अफेक्टेड द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स कुड हैव डन बेटर गिवन द काइंड ऑफ अर्निंग्स डिलीवरी, जो इनकी अर्निंग्स डिलीवरी रही है. एनपीए साइकिल इनकी एब्सोल्यूट बॉटम में रही है, क्रेडिट कॉस्ट बॉटम में है लास्ट 3-4 साल से. तो ये सेक्टर को ज्यादा वैल्यूएशन मिल सकता था, ज्यादा मल्टीपल्स मिल सकता था, बट बिकॉज एफआईज वर सेलिंग तो शायद उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ. पर अब ये इनके फेवर में है मेरे ख्याल से, बिकॉज ये सेक्टर्स बहुत ऊपर नहीं गया है प्राइवेट बैंक्स का, लार्ज प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं. तो डेफिनेटली ये इनके फेवर में आ सकता है, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम्स एफआईज विल मेक एन एंट्री बैक इनटू द मार्केट. ये एक स्प्रिंग है जो कॉइल होते जा रही है, एक बार फिर से एंट्री होगी तो एफआईज की ये सेक्टर डेफिनेटली अच्छा करेगा. दूसरा, ये सेक्टर में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है. हमारा ये मानना है कि जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी जो इनकम्बेंसी है, उन्होंने जो एक अपना मार्केट बना लिया है, उसके कारण उनकी डिपॉजिट ग्रोथ इज बेटर देन स्मॉलर बैंक्स. इनके एनपीए साइकिल्स भी, बिकॉज ये लोग लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ मोर साइकिल्स, क्रेडिट साइकिल्स, तो इनके क्रेडिट कॉस्ट हमको लगता है हमेशा कम रहेंगे एज कंपेयर टू मेनी ऑफ द अदर बैंक्स, द मिड साइज्ड बैंक्स. तो ये सेक्टर डेफिनेटली पॉजिटिव है हम, बट इसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा. यू कांट, अनलाइक परहैप्स आईटी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हर स्टॉक को आप सेम ब्रश से पेंट कर दो. सिलेक्टिव रहे, बट आई थिंक ओवरऑल लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्लियरली देयर इज ग्राउंड टू बी कंस्ट्रक्टिव अराउंड दैट. ओके, पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक स्पेस जहां बहुत ज़्यादा ब्रूटल करेक्शन है इस समय वो है केमिकल्स. यहाँ पर एज फंड मैनेजर आप पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं क्या? तो केमिकल्स में क्या हुआ है ना कि थोड़ा नैरेटिव चले हैं, उसके कारण स्टॉक चला है और फिर उसके बाद वो नैरेटिव का फॉलो थ्रू नहीं आया हुआ है. तो सबसे क्या था कि 2 फैक्टर थे केमिकल्स के स्टॉक्स ऊपर जाने में, जो 2-2.5 साल पहले केमिकल की एक रैली आई थी. एक तो ये था कि कोविड के कारण जो ट्रेड सप्लाईज, सप्लाई चेन्स जो ब्रेक हो रहे थे, उसके चलते एंड यूजर इंडस्ट्रीज ने ओवर स्टॉकिंग कर ली थी. तो उनको था कि यार कल की तारीख में ये ना हो कि मेरे को ये केमिकल ना मिले, उसके चलते उन्होंने बहुत ओवर स्टॉकिंग कर ली थी. ओवर स्टॉकिंग जब की तो ऑब्वियसली केमिकल कंपनीज के सेल्स ग्लोबली इंक्रीज हो गए और ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज टुक बेनिफिट ऑफ दैट. देयर वाज अ टाइम जब चाइना ओपन नहीं था, अगेन इंडियन केमिकल कंपनीज फिल्ड सम ऑफ दैट स्पेस. एक चाइना प्लस वन नैरेटिव भी काफी बन के आ रहा था, जो इंडियन केमिकल कंपनीज को स्ट्रक्चरली बेनिफिट करेगा. समहाउ क्या हुआ है, दोनों नैरेटिव्स अनवाइंड हो गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टॉकिंग की साइकिल थी, ओवर स्टॉकिंग की साइकिल, अभी क्या हो रहा है कि वो जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है, एंड यूजर कंपनीज है, वो वही स्टॉक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्टॉक्स रन डाउन कर रहे हैं. तो उसके चलते नया डिमांड कम हो गया है केमिकल कंपनीज के लिए. दूसरा, चाइना की ओपनिंग के बाद हमने देखा कि चाइना का एक्चुअली केमिकल एक्सपोर्ट्स में शेयर फिर से बढ़ गया, कम होने के बदले. तो समहाउ वो चाइना प्लस वन स्टोरी एक टैक्टिकल प्ले थी जब चाइना बंद था, वो स्ट्रक्चरल स्टोरी उतनी नहीं दिखी. हैविंग सेड दैट, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं और वो डेफिनेटली एटलीस्ट रिसीव्ड विजडम ये है कि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स काफी ज्यादा इंपोज करने वाले हैं. एंड देयरफॉर इन शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, वो सब एज कंपेयर टू चाइना शोरिंग, उसका बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए. तो पर ये दिस टाइम अराउंड आई थिंक इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू नीड अ लिटिल बिट मोर प्रूफ rather than just a narrative to invest in this sector. Having said that, if just China plus one does come into play, then Indian chemical companies are for a good ride, definitely. चलिए राहुल जी, बहुत अच्छी रही आपसे बातचीत आज, अर्निंग सीजन को लेकर, प्राइस डैमेज को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर, सेटअप को लेकर. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे बैठने के लिए. एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. अब आते हैं